अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो न्यूक्लियर पावर्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस वक्त आमने सामने खड़े हैं, बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं, टेंशन्स हाई हैं। 22 तारीख से ये मसला शुरू हुआ हुआ है। आधी दुनिया जो है बीच में कूद पड़ी और चाह रही है कि किसी तरह की टेंशन डिफ्यूज़ हो जाए, लेकिन अभी तक हालात जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकते। और उसकी वजह जो है वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का अपना ही बनाया हुआ बयानिया है, हिंदुस्तानी मीडिया का अपना ही क्रिएट किया हुआ वॉर हिस्टेरिया। अब यहाँ पे इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल है। मैं अब जब आपके सामने बैठा हूँ और ये लाइव कर रहा हूँ शो, कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है। मुझे वेट करना पड़ा था, वरना मैं रिकॉर्ड भी कर सकता था। तो वेट मुझे करना पड़ता, उसकी वजह यह है कि थोड़ी देर पहले आपने खबर देखी होगी मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एयर चीफ से मुलाकात की है। उनकी एयर चीफ से, ये एयर चीफ मार्शल से 1-on-1 मुलाकात है और इसमें यानी उन्होंने कोई तफसीलात उसकी बयान नहीं की हैं। अब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को अगर जंग करनी है तो अपने सिर्फ एयर चीफ से 1-on-1 मुलाकात क्यों उनको करनी पड़ी है? उसमें आर्मी चीफ नहीं थे, उसमें नेवल चीफ नहीं थे, उसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं थे, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के की एलिमेंट्स हैं और वो लोग नहीं थे, उसमें DGMI नहीं थे, कोई नहीं थे। सिर्फ 1-to-1, 1-on-1 ये मुलाकात हुई और ये बड़ी अहमियत की मुलाकात थी, क्योंकि कल मैंने आपको खबर दी थी कि हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसने अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ कर लिया। बल्कि 3 दिन पहले की खबर ये थी कि उन्होंने अपने डिप्टी एयर चीफ को फौरी तौर पे बदला और उनका ख्याल था कि ये शायद हमारे अहकामात सही तरह बजा नहीं लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिख इंसर्जेंसी के उनको काफ़ी अब जो है वो ख़तरात हो रहे हैं। अब ये एयर चीफ मार्शल जो हैं उनके, ये भी अब कहने को तो सिख हैं, लेकिन इनके ऊपर एक और एलिगेशन ये लगी कि परसों जब हिंदुस्तान के पायलट्स ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने बड़ी हेवी किस्म की ट्रेनिंग की और ड्रिल की कि मोटरवेज़ के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर अपने जहाज़ों को लैंड करें, तो जो उसकी वीडियो फुटेज आई, और वो वीडियो फुटेज मैंने दिखाई भी है बाद में अपने नाजरीन को, एक भी प्लेन उनका लैंड नहीं कर सका हाईवेज़ के ऊपर। दे लैक सीरियस प्रैक्टिस ओवर देयर। उनकी ट्रेनिंग का कोई बड़ा सीरियस फुकदान था वहाँ पे। और उसके बाद एयरफोर्स का ये कहना है, हिंदुस्तानी एयरफोर्स का ये कहना है कि हमें वो एज नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी एयरफोर्स के ख़िलाफ़ वो एज हमें हासिल नहीं है कि जो हमें जंग के अंदर वाज़े बरतरी दिलवाए। अच्छा, ये बयानिया जो था ये डायरेक्टली बराह रास्त हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके मुँह पे एक तमाचा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई खड़ा था पहले भी नरेंद्र मोदी की बेइज्जती के लिए, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी। देखें, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो, रेंजर्स हो, पैरामिलिट्री इदारे हों, मैं सब की बात करूंगा बारी बारी, सब काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो आज की वॉरफेयर में बहुत ही क्रिटिकल सुपीरियॉरिटी है। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले 3 से 4 साल में जिन मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर सुपीरियॉरिटी अपनी बनाई है वो आम आदमी को नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पूरी तरह पता, क्योंकि मैं कोई कॉम्बैट पायलट नहीं हूँ, ना मुझे कॉम्बैट एविएशन के मतलब कुछ पता है। लेकिन जो बातें मैंने पढ़ी हैं, जो बातें मैंने सुनी हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुँची है, वो बहुत ही हौसला अफजा है। और मैं उसका आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि आज रात जंग के बादल मंडला रहे हैं। आज रात हो सकता है हिंदुस्तान रात के अंधेरे में छुप कर हम पे हमला कर दे, लेकिन आज मैं आपको अर्ज करूंगा कि आराम से सोइएगा, बेखौफ होकर सोइएगा, बेखतर होकर सोइएगा, क्योंकि आपके मुहाफिज जो हैं वो सरहदों के ऊपर जाग रहे हैं और वो पहरा दे रहे हैं आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, आपकी सालमियत के लिए, आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। आपके मुहाफिज जो हैं वो अपनी सरहदों पे जागे हुए। आ जाए एयरफोर्स के ऊपर। ये इंडियन एयर चीफ ने नरेंद्र मोदी को बताया कि क्या उनकी एयरफोर्स में डेफिशिएंसीज हैं। अब मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसके अंदर 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, उनके पास 42 स्क्वाड्रन नहीं है, उनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं, और उन 31 स्क्वाड्रन्स में 2 स्क्वाड्रन्स को नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि वो MiG-21 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन है। अब MiG-21 ऐसी है, एक आज के वॉरफेयर में ऐसा ही जहाज़ है कि मैं फ्लाइंग खेल लूँ
लेकिन एक्चुअली कॉम्बैट नहीं होगा उसमें। इट्स अ फ्लाइंग डक, एक बतख है वो, जिस बतख को कोई भी उड़ा सकता है नीचे से। तो मिग 21 के स्क्वाड्रन्स को निकाल दें, अब रह गए उनके पास 29 स्क्वाड्रन। जब कहने को ऑन पेपर तो 29 स्क्वाड्रन आपको काफ़ी लगते हैं, लेकिन जब आप हिंदुस्तान का साइज देखते हैं, उसका मैप देखते हैं, तो एयरफोर्स को सिर्फ अटैक तो नहीं करना, उनको अपने मुल्क का दिफा भी करना है। तो फिर उनको हिंदुस्तान के चारों कोनों पे उनको जब अपने जहाज़ प्लेस करने पड़ेंगे तो उनकी एयरफोर्स जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो सुई जहाज़ हैं इनके, वो सुई 35 या सुई जो भी है, वो बड़ी उसके मुतालिक हमने तारीफ सुनी थी, लेकिन वो तो बेचारा अपने ही हाथों मारा गया। उसके साथ वही हुआ जो अब पहलगाम में मासूम कश्मीरियों के साथ हुआ, जिनको अपने ही लोगों ने, अपनी ही फोर्सेस ने बेदर्दी से मार दिया, कत्ल कर दिया। तो वो जो सुई एयरक्राफ्ट था उनका, या स्कूई एयरक्राफ्ट, जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, वो उसको तो अपनों ने ही मार दिया था 2019 के अंदर, जब अभिनंदन को हमने यहाँ पे पकड़ा था। अभिनंदन वाला केस जो है, वो केस नरेंद्र मोदी के दिल पे लिखा हुआ था। वो क्यों दिल पे लिखा हुआ था? तो नरेंद्र मोदी को ये पता था, और उसने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी, मैं आपको याद कराता हूँ, आप गूगल करिएगा जाके मेरी बातों को। उसने स्टेटमेंट दी कि बादल आए हुए थे तो हमारे प्रॉब्लम हो गई, अगर हमारे पास रफाइल होते तैयारे तो हमने यानी इसका पासा पलट देना था इस जंग का। वो रफाइल क्या करते? वो रफाइल जो थे बेसिकली 4.5 जनरेशन एक एयरक्राफ्ट, जो उनको फर्स्ट शूट का या फर्स्ट टाइम शूट का वो ऑप्शन दे देता है। उससे पहले आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के पास F-16, और F-16 जो है वो दूर तक मार सकता था अपने दुश्मन को। मैं उस जुबान में आपको बता रहा हूँ जिस जुबान में मेरे जैसे एक आम आदमी को समझ आ जाए बात। मैं कोई टेक्निकल जुबान उसमें इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा ज़्यादा। तो आपको विजुअल रेंज के बियॉन्ड, यानी उसकी जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू एनी अदर एयरक्राफ्ट। अब ले लिया रफाइल। जब रफाइल लिए तो उनका ही ख्याल था कि ये तो 200 नॉटिकल माइल तक या 200 मील तक ये जो है ये मार सकता है अपने हदफ को, और एयर टू सरफेस जो हदफ है, यानी हवा से ज़मीन के ऊपर जो है, ये 300 मील तक मार सकता है। और उनका ख्याल था कि JF-17 जो है ये 220 या 240 मील तक कर सकता है। तो ये अब हमें 180 मील तक कर सकता है, ये 175 मील तक कर सकता है, तो अपने हदफ को शिकार बना सकता है। तो वो ख्याल था कि अब हम बड़े सेफ हैं, हमारे सामने JF-17 या कोई भी आएगा, हम उसको जो है उड़ा देंगे, दूर से ही मार देंगे उसको, हमें डॉग फाइट में जाना ही नहीं पड़ेगा, हमें कोई पायलट ट्रेनिंग या पायलट कॉम्बैट में हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है कि 2019 में ही जब भारत ने रफाइल का ऑर्डर दे दिया, तो खुद भारत के अंदर बड़ा वाबेला हुआ कि उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और जिस तरह से वो लिए गए, जिससे आप याद करें एक ज़माने में बूफा स्कैंडल था, जिसमें अमिताभ का भी नाम था, अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम था, और गांधी इसका भी नाम था। लेकिन अब वो दोबारा से एक रफाइल स्कैंडल जो है सामने आया कि $35 बिलियन के जहाज़ आप ले रहे हैं, $9 बिलियन की पहली खेप आ रही है आपके 36 जहाज़ों की, वो क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान को ये बताया गया कि ये रफाइल जो हैं ये पाकिस्तान के ऊपर हमें फतह देंगे और हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, खुदा न खास्ता, यानी इन रफाइल तैयारों की मदद से। फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, इसकी एविएशन जो है वो एवियोनिक्स जो है इसके जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका रेडार्स जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसकी जो अटैक कैपेबिलिटी है वो तो न्यूक्लियर भी कैरी करेगा, और ये दूर तक दुश्मन के अंदर ये मार सकता है। हो गया सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का एक क्रेडिट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने नरेंद्र मोदी की उस अखबारी बयान को, उस अखबारी बयान के ऊपर सो नहीं गए, उन्होंने उसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक खुशनसीबी रही है कि सक्सेसिव हमारे एयर चीफ्स जो आए वन आफ्टर द अदर, उन्होंने एयरफोर्स की क्वालिटी के ऊपर जो है कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, दूसरा, ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बल्कि क्वालिटी एनहेंस करने में उनके विजन, उनके पर्सनल विजन जो है उसने बहुत रोल प्ले किया। अभी जो हमारे करंट एयर चीफ, इनके मुतालिक मैं बताता हूँ, इन्होंने 2-3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। एक तो जैसे ही राफेल का नाम आ रहा था, J-10 जो है वो चाइना से हमने ले लिया ताकि उसको काउंटर कर सकें।
J-10 के ऊपर जो है मिसाइल कैरी करने की जो एबिलिटी थी वो आपको सारे बता चुके हैं, अब मैं आपको पहली बार तो नहीं बता रहा। लेकिन जो एयरफोर्स ने इंडिजिनियसली जो चीज़ डेवलप की कि JF-17 थंडर का जो थर्ड पार्ट था, जो एडवांस पार्ट अब हमने बनाया, उन्होंने वही मिसाइल उसके अंदर भी ऐड कर लिया और उसको भी उसमें इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और साइबर वॉरफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हालत यह है कि लोगों को ये नहीं पता, जब हिंदुस्तान चांद के ऊपर अपना मिशन उतार रहा था तो लोग स्पार्को का मजाक उड़ा रहे थे कि स्पार्को की सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, स्पार्को क्यों नहीं ये काम कर रहा। तो उस वक्त भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सैटेलाइट डेवलप कर रही थी और आज इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अपनी सैटेलाइट्स हैं जो उसके जहाज़ों को गाइड करती हैं, जो उसके मिसाइल्स को गाइड करती हैं, जो उसके डिफेंस सिस्टम को गाइड करती हैं। और ये जो हमारी हायरार्की है एयरफोर्स की, वन आफ्टर द अदर, इन सारों को हम जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। अब उसमें क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के पास जो इस वक्त उसकी दो चीज़ें जो आप उनके यूट्यूबर्स के मुंह से सुनते होंगे कि हमारे पास रफाइल है और हमारे पास ब्राह्मोस है। ये उनका सुपरसोनिक मिसाइल जो है ब्राह्मोस, जो मैक पता नहीं 7 या 8 की स्पीड पे ट्रैवल करता है, फास्टर देन साउंड। मुझे एग्जैक्टली मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वो तमाम काउंटर मेजर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्राह्मोस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल अपने बना लिया। और हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, जब आपका मिसाइल उड़ा आगे से, आपका 5 मिनट हैं 7 मिनट हैं, आपने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ाया, वो बीच में गया, उसको जाके फड़का दिया। सो अब मैं और आप आज रात को ये सोचकर हम आराम से सोच सकते हैं कि अगर ब्राह्मोस मिसाइल भी खुदा खासा को पाकिस्तान में मारता, शायद 1-2 निकल जाए। अब इन मिसाइल निकल भी जाते हैं। अभी यूक्रेन ने जब मारे, इतने ज़्यादा मारे, तो रशिया के अपने S-400 जो सिस्टम था वो उसको नहीं रोक सका, कुछ अंदर भी गए, लगे भी। कोई मिसाइल, कभी कोई आयरन ड्रोम जो था इसराइल का, उसके अंदर से भी निकल गया। ये तो डिपेंड करता है, कोई ना कोई तो निकलेगा, लेकिन यह है कि हमला नहीं होगा, वो आपको ताइब नहीं कर सकते। उसके बाद एयरफोर्स ने अपने जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है, जो पहले से हमेशा विगरस थी, उसको इंतहाई एडवांस लेवल पे अपने पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ले गए। तो अब जिस तरह अब JF-17 थंडर है, ये ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, जो मर्जी हो, ये माशाल्लाह उसमें चीरता बजा रहा है उसको। लेकिन उसके साथ साथ प्लेन के साथ पायलट की भी एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको एक्सट्रीम कंडीशंस में हैंडल भी करता है, मैन्यूवर भी करता है, अटैक भी करता है, रिटर्न भी करता है। अब जब दो दफा हिंदुस्तान ने पिछले 1 हफ्ते में कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे का मौका उठाते हुए अपने रफाइल से हमला करे, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रफाइल के जो रेडार्स थे उनको जैम कर दिया। उनको जैम करने का मतलब है कि उनको समझ नहीं आ रही। मेरे पास जो है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा होता है, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको वो रेडियो टॉक सुनाऊं, वो RT सुनाऊं जो अभिनंदन की और उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी, जिस वक्त उसको शूट डाउन किया 2019 में। कोई भी पायलट दुनिया का आपको बताएगा कि वो उसमें इतना क्लटर था, उसे पता चल रहा था कि पायलट भी नर्वस, ग्राउंड्समैन भी नर्वस, टेक्नीशियन भी नर्वस, और नर्वसनेस में उन्होंने अपना ही तैयारा मार भी दिया, अपना ही हेलीकॉप्टर उन्होंने मार दिया, जिसमें अपने ही उन्होंने 5 लोग मार दिए। लेकिन अब जब आप समझें कि रफाइल पे आ रहे हैं और उनके रडार जैम हो गए हैं, उनके सिस्टम्स जैम हो गए हैं, उनको पता नहीं है कि मैंने इधर जाना है कि इधर जाना है, सामने आना है, पीछे आना है, मेरे इर्द गिर्द कौन है, तो आप सोचे वो अपनी जान बचाकर किस तरह से भागे। उनका दिल निकल के उनके हलक में आ गए होंगे वहां पे कि मैं मर गया। और इस सारी सूरत हाल का बैकग्राउंड ये है कि एयर चीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स से मुकाबला नहीं कर सकते। और यहां पूरी पाकिस्तान की अफवाज के मुतल्लिक मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम लोग बड़ी डिटाई से, बेशर्मी से हम लोग बातें करते हैं। हम लोग बातें करते हैं कि जनाब फौज के ऊपर ये इल्ज़ाम, तो ये इल्ज़ाम, तो ये इल्ज़ाम। लेकिन आप ये देखें कि 3 दिन पहले आपने आर्मी चीफ की, इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि हमें बजट्स कौन देगा, इस लड़ाई के बजट कौन देगा,
एयर चीफ ने कहा कि हमें पहले पैसे चाहिए, हमें बजट चाहिए, तो हम इक्विप करेंगे अपने आप को, अब गियर अप करेंगे और फिर हम इसके ऊपर आएंगे। पिछले 5 साल से अफवाज पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, अफवाज पाकिस्तान में किसी की पेंशन नहीं बढ़ी हैं, अफवाज पाकिस्तान के बजट्स नहीं बढ़े हैं। वही 16.25% बजट है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट जो है पाकिस्तान के कुल बजट से भी ज्यादा है। उनका सिर्फ दिफा का बजट जो है पाकिस्तान के कुल बजट से ज्यादा है। और उस बजट में जो बढ़ नहीं रहा, जिसको बढ़ाया नहीं गया किसी भी तरह से, उसी बजट में ट्रेनिंग हो रही है, उसी बजट में वॉर ऑन टेरर लड़ी जा रही है, उसी बजट में R&D हो रही है, उसी बजट में एडवांस टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है, उसी बजट में पाकिस्तान का नाकाबिल तस्खीर दिफा जो है उसकी बुनियाद रखी जा रही है। आज का ये प्रोग्राम मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें नॉर्मली आर्मी चीफ का पता होता है, आर्मी चीफ के बयानात भी आते रहते हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आती रहती है, लेकिन हम नेवल चीफ हो या एयर चीफ हो उनके मुतालिक हमें कम पता होता है। तो आज मैंने आपको यह बताना था कि पाकिस्तान के न सिर्फ मौजूदा एयर चीफ बल्कि इससे पहले भी जो एयर चीफ रह चुके हैं, उन ये 3 हजरात ने एक लाइन में एक ही विजन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को नाकाबिल तस्खीर बना दिया, ताकि अभी भी, यानी आज जंग हो सकती है रात को, मुझे नहीं पता, हो सकता है ना हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी तक ना हमारी मस्जिदों से अजानें दी जा रही हैं, ना हमें सिविल डिफेंस ने बताया कि सायरन बजेगा तो हमने क्या करना, ना हमें कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट करना या ये करना वो करना का। तुम टेंशन नहीं लो, हम लोग हैं, तुम सो आराम से, हम जागे हुए हैं। अब क्या होगा? हिंदुस्तान को प्रॉब्लम किस बात की हो रही है? हिंदुस्तान को प्रॉब्लम इस बात की हो रही है कि जब पहलगाम अटैक हुआ तो मोदी ने सऊदी अरेबिया का दौरा कट शॉर्ट किया, 1 दिन के बाद वापस आ गया। JD वैंस, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो था, वो हिंदुस्तान के दौरे पे था, और ये सारा कुछ हुआ, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ओपिनियन एकदम से हमें मिल जाएगा और हम कहेंगे कि हम आतंकवादियों को या दहशतगर्दों को हमला करने, हम किल करने पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, मुरीद के अंदर जा रहे हैं, भावलपुर के अंदर जा रहे हैं, हम LOC के पार जा रहे हैं और हमको ख़त्म करके वापस आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया जो कहेगी नहीं नहीं, ये पाकिस्तान तो टेररिज्म को ब्रीड कर रहा है और ये पाकिस्तान को सबक सिखाना है। वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ जो है उनके अपने ऊपर पड़ गया। लोगों ने यकीन नहीं किया, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। BBC हो, रॉयटर्स हो, CNN हो, सब ने अपनी टीम्स को भेजा पहलगाम में, मकबूजा कश्मीर में, और उन्होंने जो रिपोर्टिंग वहाँ से शुरू की कि किस टाइम पे इंसिडेंट हुआ, किस टाइम पे FIR हुई, लोकल्स क्या कहते हैं, उससे उन्होंने कहा कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ लोगों का रिएक्शन है जो सामने आ रहा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लीक होती हैं, हमने भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाई। ये रॉ का एक प्लान था, खुफिया प्लान था कि क्या हमने करना है, उससे क्या होगा, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, वो सारे का सारा प्लान जो है वो किस तरह से। फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाया उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको डिसओन कर दिया, वरना दहशतगर्द तंजीम जो है वो तो ओन करती है, उन्होंने डिसओन कर दिया इसको फौरी तौर पे। उसके बाद क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश कर ली, लेकिन अमेरिका ने पहले ये कह दिया कि जी ये तो पता नहीं 1500 साल पुराना वाकया है, ये खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब कल वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये हिंदुस्तान जो है एक लिमिटेड सा कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, ठा करेगा, पाकिस्तान उसका जवाब देगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होगा। आज अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो है प्रॉब्लम्स जो शुरू हुई उनकी, उन्होंने कहा कि मोदी को किसी तरह एक वॉर ट्रॉफी चाहिए। मोदी ने इतना बिल्डअप कर दिया अपने लोगों का टेम्पर, मोदी ने इतना बिल्डअप कर दिया अपने लोगों की उम्मीदों को कि लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में हमला करो, पाकिस्तान को मलियामेट करो। आप जो खुदा न खास्ता आप उनका वीलॉग देख लें, टीवी देख लें, सारे के सारे वॉर रूम्स बने हुए हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। और कह रहे हैं कि हम 45 किलोमीटर दूर जो है वो कोट लखपत जेल है अटारी से, हम ये मिसाइल मारेंगे तो ये हो जाएगा। फिर GHQ जो है इतनी दूर है तो वहाँ पे आर्मी चीफ हैं, तो आर्मी चीफ को हम इस तरह से टेक आउट करेंगे। फिर ISI का ऑफिस जो है इस्लामाबाद के बीच में है, उसके साथ हम ये करेंगे। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जैसे वो कोई गेम नहीं खेल रहे, वीडियो गेम नहीं खेल रहे, उस पर करते। लेकिन अगर जो कर सकता होता है वो कर लेता है। एक बात आपको मैं बता दूं, आप समझ लें कि चाहे व्हाइट हाउस हो चाहे क्रेमलिन हो,
चाहे वो बीजिंग हो, चाहे वो बकिंगम पैलेस हो। दुनिया में कोई जगह जो है वो दुनिया भर के मिसाइल्स की रेंज से बाहर नहीं है। कोई ना कोई मिसाइल कहीं ना कहीं हिट जरूर कर सकता है, कर नहीं सकते। यानी उसकी एबिलिटी होना और बात है और उसको करवाना एक और बात है। 2 दफा बीच में हिंदुस्तान ने कोशिश की अपने रफाइल्स उड़ा के, कि वो आए, जब उन्होंने देखा उनके सिस्टम्स जैम हो गए हैं, तो फिर मोदी की ये दुआ थी या ये कोशिश थी कि पाकिस्तान पहला शॉट फायर कर दे, पहली गोली चला दे, भले एक जहाज गिर जाए, जो मर्जी हो जाए, और उससे उनको बहाना मिल जाएगा कि वो आएंगे और वो जंग मुसल्लत कर देंगे हमारे ऊपर, और एक लंबी चौड़ी जंग। पाकिस्तान ट्रिगर हैप्पी आर्मी नहीं है, पाकिस्तान ट्रिगर हैप्पी आर्म फोर्सेस नहीं है। वो अपने वीलॉग्स के जरिए, अपने मीडिया के जरिए इंस्टिगेट करते रहे कि पाकिस्तान कोई रेकलेस मूव कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी हमारी हुकूमत के अहम लोग हैं, उन सब ने बड़ा उसको ठंडे दिल से उसको सोचा, उसको ऑफर्स भी करते रहे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की भी ऑफर करते रहे, इंडिपेंडेंट कमीशन की भी ऑफर करते रहे, यूनाइटेड नेशंस की उन्होंने सजेशन दी, लेकिन उसके दिल में तो चोर था। अब वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं एक हमें कोई हमला करने दो, भले 2 कव्वे मारने दो, और हम जाके अपने मीडिया में शोर मचा देंगे, तुम कहना तुमने हमारा एक डैम उड़ा दिया। ये आज हिंदुस्तान की ऑफर, यानी उसने अपने 2 ममालिक को कहा कि तुम पाकिस्तान को ये समझा दो, तो वो अपने मुल्क में खुश रहे, हम अपने मुल्क में खुश रहे, वो उधर गाने बनाए, हम इधर फिल्में बनाई, और अल्लाह खैर सल्ला चलता रहेगा। पाकिस्तान से नो, नथिंग डूइंग। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी है, हम तरने वाला नहीं है किसी का। और इसके बाद एक पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेटिक एफर्ट पाकिस्तान ने शुरू किया, और अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलना शुरू हो गए, उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ नज़र आना शुरू हो गया, और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है। हिंदुस्तान को बड़ा अज़ोम था कि जी S-400 ये जो बैटरीज है रशिया की सीरीज़, ये हमारे पास है, हम पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोक लेंगे, जहाज़ों को उड़ा लेंगे, हम ये कर लेंगे। वो उसी वक्त हो सकता है अगर एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड पे एक जहाज़ आ रहा है, 30-40 हज़ार फुट के ऊपर उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन अगर वो जहाज़ ही 2000 फुट के ऊपर उड़ के जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी आपका S-400 भी बेकार है। यूक्रेन ने मारे हैं ना रशिया में मिसाइल, वहाँ पे एक्सपोज हुआ है ना S-400, जहाँ पे एल्टीट्यूड आगे पीछे होता है। सो हर चीज़ का एक तोड़ है, हर चीज़ का एक तोड़ है। फ़र्क ये है कि इस वक्त हमारा दुश्मन अय्यार है, मक्कार है, गद्दार है, धोखेबाज है, और ये जो है ना, ये इससे हम चौकन्ना रहना होगा, हम गाफिल नहीं हो सकते। हो सकता है ये जंग खत्म हो जाए, हो सकता है ये जंग ना हो, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि उसको हम पे तरस आ गया। उसकी वजह यह है कि अफवाज पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी वाज़ेह बरतरी साबित की। अफवाज पाकिस्तान का हदफ क्या होगा? अगर मोदी ने LOC पे हमला किया, अगर मोदी ने मुरीदके पे हमला किया, अगर मोदी ने भावलपुर पे हमला किया, तो मैं आपको बताऊं, चाहे वो अंबानी की, मुकेश अंबानी की रिफाइनरीज हो, पावर रिफाइनरीज हो, वो उड़ जाएंगी। चाहे वो अडानी का पोर्ट हो सूरत में, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? पाकिस्तान हर जवाब के बदले में 1.5 जवाब देगा। हर जवाब के, एक गोली के बदले में 2 गोलियां चलाएगा, एक जहाज के बदले में 3 जहाज गिराएगा, और एक शहादत के बदले में हम 100 हिंदुओं को जहन्नुम हासिल करेंगे। मुझे लंदन से ज्वाइन किया सफीना खान ने, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं वहाँ पे, और ये कवर कर रही थी सिख और पाकिस्तानियों के एहतजाज को जो इंडियन हाई कमीशन बरतानिया के बाहर हो रहा था। सफीना, वेलकम टू खरा सच। मुझे बताएंगी उस एहतजाज के बारे में कुछ तफसीलात। थैंक यू सो मच। वहां पर पाकिस्तान, जी बिल्कुल, इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सिख बरादरी ने किया और इंडियंस ने किया, और वहां पर बाकायदा तौर पे इंडियन फ्लैग को जो है वो कारपेट के तौर पे यूज किया गया। एक क्लियर मैसेज था कि वहां के अंदर, जो इंडिया के अंदर जो सिख रेफरेंडम, स्पेशली खालिस्तान की तहरीक चल रही है, वो कितनी स्ट्रांग है। पूरी दुनिया ने, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया वहां पर मौजूद था, जो वहां के विजुअल्स कैप्चर किए गए, उन्होंने हेडलाइंस बनाई पूरी दुनिया के अंदर, और सामने इंडियन एम्बेसी थी, खाली था। चंद प्रोटेस्टर्स बाद में आए इंडियन जो है वो वापस उनको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन पुलिस ने उनको एक कॉर्नर पे रोक दिया क्योंकि दोनों तरफ इंडियंस थे। वो विजुअल से इतने
इतने हीनियस थे। मैं कहती हूँ कि मोदी का जो वो मकरूज चेहरा, जो वो पाकिस्तान के ऊपर एक खुद साख्ता पहलगाम के अंदर इंसिडेंट करके पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का एक स्टिग्मा बनाना चाहता था, वो इंटरनेशनल दुनिया ने जब सिखों की सूरत में देखा तो क्वेश्चन उठना शुरू हो गए। भारत के अंदर आपने देखा कि इंडियन मीडिया जो है एक तरफ गोदी में बैठकर, मोदी की गोदी में बैठकर मीडिया जो एक स्क्रिप्टेड नैरेटिव था जो बनाने की कोशिश कर रहा था, वहां के अपने लोगों ने जो है सवालात उठाना शुरू कर दिया। आपने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके आर्मी जर्नल्स ने अपने पॉइंट उठाए और उन्होंने बताया कि हम इस काबिल नहीं है कि जो हम इंडियन पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके, पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला कर सके। आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि जैसे पाकिस्तान ने अभी राफेल को रोक लिया हवा के अंदर, उनके लिए खतरा था। तो यहाँ के जो सिख थे उन्होंने जब इंडियन हाई कमीशन के बाहर ये सवालात उठाए कि इंडिया का ये अपना खुद साख्ता एक प्रोटेस्ट, जो एक इंसिडेंट था जो पाकिस्तान के ऊपर लगाने की भोंडी कोशिश थी, सिखों ने पूरी इंटरनेशनल दुनिया को बताया कि हमारे ऊपर भी कुछ ऐसे ही एलिगेशंस भारत के अंदर भी बनाए जाते हैं और लगाए जाते हैं, और एक ऐसे स्टेज करके, एक सेटअप करके, एक ऐसे इंसिडेंट क्रिएट करके जो है दुनिया को बताया जाता है कि शायद हम गलत हैं। तो सिखों ने भरपूर तरीके से, बल्कि ये आपने एक रेफरेंस दिया इंडियन जर्नल का, तो वो यहाँ पर सिख डिमांड कर रहे थे कि हम भारत के अंदर मौजूद अपने सिख भाइयों को कहना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी किसी भी किस्म का कोई भी अपना जो आप लोग मोदी का साथ मत दें, बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए। तो ये क्लियर मैसेज था हमारी सिख बरादरी की तरफ से कि हम इंडिया के साथ नहीं है, हम मोदी के साथ नहीं है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तानियों के बहुत ह्यूज टर्नओवर, मैं कहती हूँ कि शायद बरतानिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर कल हुआ। हजारों तादाद वहां पर मौजूद थे, वहां कश्मीरी मौजूद थे, हमारे क्रिश्चियन भाई मौजूद थे, वहां पर हमारे हिंदू भाई मौजूद। सफीना आपकी फ्रीज हो रही है, आपका मेरा ख्याल है नेट जो है वो ज़रा सा कमज़ोर है या आप कहीं बाहर हैं, बट गो ऑन इफ़ यू कैन हेयर मी। जी जी, आई कैन हेयर यू। मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर पाकिस्तानियों ने जितनी बड़ी तादाद में वहां पर आके पाकिस्तान के हक में नारे लगाए, पाकिस्तान की पाक फौज के हक में नारे लगाए, और सबका एक ही जज्बा था कि पीछे नहीं हटेंगे, हम पुरअमन कौम है, हम पुरअमन कौम होते हुए, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी भी किस्म की जंग मुसल्लत की गई तो हम अपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो पाकिस्तानी यकजान है, पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर एक ही बात कर रहे थे कि मोदी को छोड़ेंगे नहीं। अगर हम पर कोई भी किसी भी किस्म का हमला किया गया तो हम उससे 10 गुना ज्यादा जो है अपने आर्मी चीफ से, अपनी पाक फोर्सेस से डिमांड करते हैं कि जवाब दिया जाए। तो पाकिस्तानी बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, पाकिस्तानी वहां पर बड़े पुरजोश थे और वो कह रहे थे कि हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, और अपने आखिरी सांस तक अपनी पाकिस्तान की पाक फौज के सामने खड़े रहेंगे, शाना बशाना भी। और अभी इंडियन हाई कमीशन के बाहर खड़े होकर हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि जो ये एक प्रोपेगेंडा आप फैलाना चाहते थे कि शायद हम अपने पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम अपनी पाक फोर्सेस के साथ नहीं है, आज भारत समेत पूरी दुनिया देख ले कि हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने सफीना। आपको मैं एक बात बताऊं ऑन अ पर्सनल नोट, क्योंकि हो ये रहा है कि हमारा मुकाबला एक बहुत अय्यार और मक्कार दुश्मन से है, और ये इन्होंने 2 दफ़ा LOC के ऊपर कोशिश की कि किसी तरह आगे आएँ, इंस्टिगेट करें, पाकिस्तानी फोर्सेस उनको हिट करें और पूरी दुनिया के आगे कहें देखो ये कितने बुरे हैं, ये तो इन्होंने बगैर प्रोवोकेशन के हमला कर दिया। इसी तरह वो हर उस पाकिस्तानी के साथ कर रहे हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी भी एक मैंने वीडियो देखी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको हिंदुस्तानी रॉ ने ट्रैप किया, और उनके हैंडलर्स जो थे उन्होंने ये प्लान किया कि पहले एक औरत को जाके बुरा भला कहो पब्लिकली, जब वो रिएक्ट करे तो सिर्फ उसका पोर्शन निकाल कर लोगों में वायरल करो, ताकि जो एक प्रो पाकिस्तान वॉइस है उसको हम किसी तरह डिसक्रेडिट करें। तो प्लीज़ आप भी और जितने हमारे सहाफ़ी वहाँ पे हैं उन सबको ये बात खबरदार करवाएं कि किसी के प्रोवोक करने पे प्रोवोक नहीं होना। ये लोग पैसे लेकर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ऐसा। ये जो मैं नाम नहीं ले रहा आप टीवी पे, लेकिन लंदन में हर एक को पता है मैं किस किस का नाम ले रहा हूं, और ये लोग रॉ के हाथों खेल रहे हैं, और ये उस तरह से आप लोगों को
आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे ईमेल्स भी आ चुकी हुई हैं जो हिंदुत्व की तंजीम है, उन्होंने कहा है कि हमने आपके खिलाफ रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि आप जो है वो हिंदुत्व को जो है हमारे इंडियंस को टारगेट कर रही हैं। हालांकि मैं ऐसा तो नहीं कर रही। मेरे खिलाफ जो है वो हेट कैंपेन चलाई जा रही है और उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे पाकिस्तानी इन्वॉल्व है और उनके साथ मिलके उनके मीडिया तक वो वीडियोस वो विजुअल्स पहुंचाए गए। नहीं नहीं, वो तो आप एडिट आप करके बिल्कुल दुरुस्त कह रहे पाकिस्तानियों हैं। का विजुअल डालना पुरानी आदत है। और वो जो है ना, ये इनकी पुरानी इनकी हरकतें। बट एनीवे, कमिंग बैक टू इट, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि एज वी स्पीक सफीना, एज वी स्पीक, चिकन नेक स्टेट्स जो हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे जो हैं, ये सारी इस वक्त हिंदुस्तान को एक नाइटमेयर के तौर पे आ गई हैं। और जो आप खालिस्तान मूवमेंट लंदन में अभी देख रही हैं, इंशाल्लाह हमारे सिख बरादरी जो है उनको अपना मुल्क मिलेगा, वो जल्द आज़ाद होंगे। इंशाल्लाह हमारी कश्मीर बरादरी को अब यानी आज़ादी मिलेगी। और साथ साथ ये चिकन नेक जो है सफीना, ये भी साथ के साथ ममालिक आज़ाद होंगे, अनकरीब भारत के टुकड़े होंगे। आप मार्क माई वर्ड्स टुडे, आज आपको मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बात कह रहा हूँ, मैं को ज़ाती फ़ोन करके नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये टूटेंगे और ये मुल्क बनेंगे। और अब बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। और जिस तरह से चाइना खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, चाइना ने तो कभी भी नहीं कहा, 19 फरवरी को भी नहीं कहा था, 2019 में भी नहीं कहा था, ये सॉरी 29 को, कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ खड़े। अब उन्होंने कह दिया कि एन अटैक ऑफ पाकिस्तान इज एन अटैक ऑन चाइना, वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान सॉवरेनिटी। सो इस वक्त आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं ओवरसीज, वो बहुत कलप रहे होंगे, वो तड़प रहे होंगे। तो यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल सफीना। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं पिकेडिली सर्कस में भी पाकिस्तानी इकट्ठे हुए थे, वहाँ श्रीलंकन भी थे, वहाँ पर बांग्लादेशी भी थे, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। खवातीन बहुत सारी ने जिनसे मुझे बात की, मैंने कहा आप विजुअल्स पे आएंगी, वो कहती है हमें डर लगता है, आपकी तरह हम बहादुर नहीं है, क्योंकि हमें पर्सनली टारगेट किया जाएगा, हमारी फैमिलीज को पीछे टारगेट किया जाएगा। तो वो एक ही बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को फुल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेड अप स्टोरी नहीं कर रही हूँ मैं, आपको वो एक्चुअल फैक्ट्स बता रही हूँ जो वहां पर लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये अल्फाज कहे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानियों के साथ है क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी खूबसूरत कौम है, ये बड़ी मेहमान नवाज है। हम यहाँ पर ब्रिटेन में रहते हैं, हमारे साथ कभी किसी ने कोई भी ऐसी गलत हरकत नहीं की, कोई गलत बात नहीं की। तो जो एक मीडिया के थ्रू एक परसेप्शन बनाई गई थी कि पाकिस्तानी बड़े एक्सट्रीमिस्ट है, वो गलत है। तो एक चीज तो है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हुकूमत कह लें या हमारी एस्टैब्लिशमेंट कह लें या हमारी जो पाक दिफाई फोर्सेज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई हुई परसेप्शन जो इंडिया की थी, उसको बड़ा ही सक्सेसफुली जो काउंटर किया है। और क्रेडिट गोज टू देम, मैं उसका पूरी तरह से क्रेडिट उनको दूंगी कि जो डिजिटल वॉर बनाई गई थी, जो 5th जनरेशन के तौर पे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जाई थी कि पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के थ्रू बताया जाए कि पाकिस्तान कितना बुरा है, वो पाकिस्तान अब शाइन कर रहा है माशाल्लाह। पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए, कोई भी रंग हो, किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक हो, वो ये मानने पे अब बिलीव कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वो नहीं है जो हमें दिखाया गया, पाकिस्तान वो नहीं है जो हमें सुनाया गया, पाकिस्तान वो नहीं है जो हमें बताने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी बड़े खूबसूरत लोग हैं और पुरअमन लोग हैं। सो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली बीइंग अ वुमेन, जब लोग कहते हैं कि वी आर सरप्राइज कि आप जैसी खवातीन पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और वो काम कर रही हैं। मुझे अच्छा लगता है अपने पाकिस्तानी को अपने नाम के साथ रिलेट करना और कहना कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे तो काबिल फख्र लगता है जब लोग मेरी तारीफ करते हैं या मेरे से सुनते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मेरे लिए तो पाकिस्तानी होना काबिल फख्र है। हम सब के लिए काबिल फख्र है, हम सब की पहचान पाकिस्तान है, हम सब की शनाख्त पाकिस्तान है। लेकिन मैं लानत भेजता हूँ, मैं 1000 बार लानत भेजता हूं, करोड़ बार लानत भेजता हूं उन तमाम एंकर्स के ऊपर, उन तमाम क्रिकेटर्स के ऊपर, शोबिज पर्सनालिटीज के ऊपर, जो यूट्यूबर्स के ऊपर, जो अपने अपने डॉलर खड़े करने के लिए वो हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकते। मैं कहता हूं लख लानत है ताड़े मुंह ते सारियां दे उत्ते। और आपको मैं बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में बच्चा जो है ना सफीना, वो बड़े काम है, वो सुकून में है। मैं खुदा की कसम में अगर लाइव नीचे चला जाऊं तो मेरा जो चैनल है ये मे अस्पताल की बैक साइड पे है, यहाँ पे गवाल मंडी है। गवाल मंडी आपको पता है कितना क्राउडेड एरिया है, और आप देखेंगे वहां लोग किस तरह निकले हुए हैं, बाहर खा रहे हैं, पी रहे हैं। आपको रेस्टोरेंट्स में जगह ही नहीं मिलेंगी, लोग हर जगह पे जाए। लोगों को पता है कि हमारे जो डिफेंडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग अस, और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने तो मियां नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया,
मैंने तो उनको सपोर्ट नहीं किया, ना मैं अभी करता हूं, लेकिन या मियां शहबाज शरीफ को फॉर दैट मैटर, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और पाकिस्तान हालत जंग में है, तो हम सारे अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम सारे अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम किसी को पर्सनली लाइक करें ना करें, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। यू अंडरस्टैंड दैट? यू मस्ट टेल दैट टू एवरीवन इन यूके। I try to explain every single person कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी जो मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा मैं उसके गुण गाऊंगी, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्या ना हो, कि मतलब पर्सनली डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं उसकी भी तारीफ करूंगी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान शाइन करेगा तो हम शाइन करेंगे। इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। लास्ट टाइम मेरी मियां नवाशी साहब से थैंक यू सफीना, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम ओवर हियर, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अफान की बातें सुन रहे थे लंदन से, आपने देखा कि वहां पे कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जो सिख कम्युनिटी ने किया, जो उनकी अपनी माइनॉरिटीज़ ने किया, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी अब दीगर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मुसलमानों की तरह अपने आप को इनसिक्योर समझना शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला बस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और हमारा हर दुश्मन जो है वो नीस्त और नाबूद हो। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।